Welcome friends, chapter number 2. The name of the chapter is Financial Statement Analysis. Well मेरे बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब हम इसको दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन व्हाट इज़ एनालिसिस। वेल मेरे बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट्स, इट इंक्लूड्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लोज। अब बात करते हैं एनालिसिस की। तो एनालिसिस का मतलब है बेटा एनालाइज करना। एनालाइज क्यों करा जाए? ताकि हम समझ सकें व्हाट इज़ हैपनिंग एंड अकॉर्डिंगली वी कैन टेक सर्टेन डिसीजंस। तो आइए, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। Analysis of financial statement is a systematic process of analyzing the financial information in the financial statements to understand and take economic decisions. तो आप समझेंगे कि भाई उसके अंदर क्या है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो क्या कन्वे कर रही है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल टेक द रिक्वायर्ड डिसीजंस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? तो पहला है मेरे बच्चों एक्सटर्नल एनालिसिस। बच्चों 11th क्लास में भी और लास्ट चैप्टर में भी आपने एक टॉपिक पढ़ा था, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मेरा बच्चा 11th क्लास में आपको ऐसे पढ़ाया जाता था कि इंटरनल हैं 3, मैनेजमेंट, ओनर्स, एम्प्लॉयज़, और एक्सटर्नल में पढ़ा दिया जाता था क्रेडिटर्स, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड और भी काफ़ी। मेनली मैंने आपको बताया जो था। तो एक्सटर्नल एनालिसिस एज द नेम सजेस्ट will be that analysis that will be done by the external users. आइए पढ़ते हैं। It is conducted by those who do not have access to the detailed records of an enterprise and therefore have to depend on published accounts, that is statement of profit and loss, balance sheet. Such type of analysis is made by investors, lenders, creditors, government agencies. ऑब्वियसली ये आउटसाइडर्स हैं, ये एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की सारी नॉलेज या सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उन्हें वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करेगी, जो ऑर्गेनाइजेशन बाहर वालों को देगी, विच इज़ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो वो उसके बेसिस पर एनालाइज करेंगे। अगला है इंटरनल एनालिसिस। वेल मेरे बच्चों, अब एक्सटर्नल एनालिसिस किसने किया था? एक्सटर्नल यूज़र्स ने। इंटरनल एनालिसिस कौन करेंगे? इंटरनल यूज़र्स। पर यहाँ पर एक कैच है, आप जब 11th क्लास में पढ़ते हैं तो इंटरनल यूज़र्स आपको 3 पढ़ाए जाते हैं, मैनेजमेंट, वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ एंड ओनर्स। लेकिन जब मैं इंटरनल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ मैनेजमेंट की बात करूँगा। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ, उससे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। It is conducted by the management to know the financial position and operational efficiency of the organization. This analysis is made by management, which is more detailed, extensive and accurate. तो सवाल उठते हैं सर, इंटरनल यूज़र तो हमने 3 पढ़े हुए हैं, मैनेजमेंट भी है, ओनर भी है और एम्प्लॉयज़ भी हैं, बट एनालिसिस करते हुए आप खाली मैनेजमेंट की बात ही क्यों कर रहे हैं? जायज़ क्वेश्चन है। वेल मेरा बच्चा, आप बताइए, एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके पास ना तो कैपेसिटी है ना कोई यूज़ है एनालाइज करने का, बिकॉज वो उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते एज सच। वो तो सिर्फ इसलिए इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं कि उन्हें ये पता लग जाए कि ओके अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम बोनस मांग सकते हैं। आ जाते हैं ओनर्स पर। ओनर्स कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में तो शेयर होल्डर्स हुए। हाँ जी, तो 2 तरीके से समझिए। शेयर होल्डर्स क्या है बेटा? कभी किसी कंपनी के शेयर खरीदे बेच दिए, दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे बेच दिए। तो आप बताइए मेरे बच्चों, दे विल नॉट बी इंडल्जिंग देमसेल्व्स इन एनालिसिस। उन्हें तो प्रॉफिट लगेगा बेच देंगे, लॉस लगेगा तो प्रॉफिट लगेगा तो आगे निकाल देंगे, और अगर उन्हें लॉस लगेगा तो शायद उस हिसाब से वो कंपनी में जाके थोड़ा कंप्लेंट करेंगे कि भाई कम हो रहा है, कुछ डिविडेंड वगैरह बढ़ाओ, थिंग्स लाइक दैट। दूसरा तरीका जो है समझने का वो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी फॉर्मेट के अंदर मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल सेटअप होता है। जो ओनर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं वो AGM में बस वोटिंग राइट्स है उनके, एनुअल जनरल मीटिंग जिसको कहते हैं। सो घुमा फिरा के बात वही है कि एनालाइज करने का मतलब क्या है? देखना कि क्या है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसको समझना, उसके हिसाब से डिसीजन लेना। वो तो मैनेजमेंट ही करेगी ना बच्चा। एम्प्लॉय क्या डिसीजन ले लेगा उस बारे में? शेयर होल्डर क्या डिसीजन ले लेगा? शेयर होल्डर सिर्फ वोटिंग पावर है, उसको बता देगा कि हाँ भाई मैं इसके फेवर में हूँ या इसके अगेंस्ट में। समझ लो मेरी बात। सो दैट्स वाई मैनेजमेंट को ही इंटरनल एनालिसिस करना होता है। अब आ जाते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस।
Well, it is made to review and analyze financial statement for a number of years. It is a time series analysis. It shows comparison of financial data for several years against a chosen year. हम अगले ही चैप्टर में आपको डिटेल में सिखाएंगे ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर अभी के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ. सपोज़ मेरा बच्चा, आपके पास कैश पिछले साल 2020 में सपोज़ 1 लाख था, 2021 में 1,50,000 हुआ. तो आप जब ये आपस में 2 ईयर्स में एक ही पर्टिकुलर आइटम को कंपेयर करते हैं, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. अगला है बच्चा वर्टिकल एनालिसिस और स्टैटिक एनालिसिस. दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर ओनली. इट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस इज़ वन सच एग्जाम्पल. तो ये वर्टिकल है, यानी इसमें आप ईयर टू ईयर कंपेयर नहीं करते, एक ही साल के अंदर क्या डिफरेंट आइटम्स हैं और उनका क्या आपके बिजनेस पर असर आ रहा है वो देखा जाता है. और ये मैं चैप्टर नंबर 4 इसी एनालिसिस की किताब में आएगा, रेशियो एनालिसिस, उसके थ्रू आपको और प्रैक्टिस कराएंगे. अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. आपने अब तक देखा एनालिसिस होता क्या है. इंटरनल यूज़र करते हैं, एक्सटर्नल करते हैं, हॉरिजॉन्टली भी होता है, वर्टिकली भी होता है, बट व्हाई आर वी डूइंग इट. तो आइए, पहला ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिटेबिलिटी. On the basis of financial analysis, the earning capacity of the enterprise can be ascertained or assessed. All the external users of financial statement, especially investors and potential investors, are interested in earning capacity and forecast. तो obviously अगर मैं एक पोटेंशियल इन्वेस्टर हूँ, मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाना है, तो ऑब्वियसली मैं प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहूँगा ना कि मेरा पैसा मैं लगाता हूँ तो मुझे फिर कितना रिटर्न मिलना है यहाँ से. Managerial efficiency. Well, the financial statement analysis helps to identify the areas where the managers have been efficient and the areas where they have been inefficient. एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं. सपोज पिछले साल एक पर्टिकुलर फर्म का वेस्टेज का जो रेशो था वो था 2% और इस साल वेस्टेज का परसेंटेज है 8%. तो ऑब्वियसली वो ऑन दिस फ्रंट दे हैवंट बीन परफॉर्मिंग वेल. ऑन दी अदर हैंड हो सकता है पिछले साल आपने जितना कैपिटल लगाया था उस पर 20% प्रॉफिट बनाया, इस बारी जितना कैपिटल लगाया था उस पर 25% प्रॉफिट बनाया, तो ऑब्वियसली आप इस एरिया में अच्छे रहे. तो मैनेजरियल एफिशिएंसी, कहाँ पर आप अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पर आप थोड़ा अच्छा नहीं कर रहे, वो भी आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बाय मेकिंग यूज ऑफ रेशोज इट इज़ पॉसिबल टू एनालाइज रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग एक्सपेंस. अगेन रेशो के अंदर मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा इसका. असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. अब तक आपने देखा प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चला, आपको मैनेजरियल एफिशिएंसी के बारे में पता चला, आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में भी पता कर सकते हैं. Long term and short term solvency can be assessed on the basis of financial statement analysis. Creditors or suppliers are interested to know short term solvency or liquidity of the enterprise, that is, its ability to meet short term liabilities. Lenders are interested to know the long term as well as the short term solvency of the enterprise to assess the ability of the company to repay the principal amount. Forecasting and preparing budget. अब सपोज मेरे पास क्लास टीचर का फ़ोन आया कि फ़लाने बच्चे का प्रेडिक्टिव स्कोर बता दो, यानी ये बोर्ड्स में कितना स्कोर करेगा मुझे बता दो. मैंने कहा जी अभी बता दूं. नवंबर में मेरे से पूछ रहे हैं कि मार्च वाले पेपर में कितना स्कोर करेगा. आप बताइए क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए बताना? एग्जैक्टली तो नहीं पॉसिबल, लेकिन कुछ आइडिया तो मैं दे सकता हूँ, कुछ फोरकास्ट तो कर सकता हूँ. किस बेसिस पर? टिल नवंबर उस बच्चे की क्या टेस्ट में परफॉर्मेंस रही, यूटीज़ में क्या परफॉर्मेंस रही है, टर्मिनल एग्ज़ाम में कैसी परफॉर्मेंस रही है, नवंबर तक अगर प्री बोर्ड हो गया तब क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके हिसाब से आई कैन गिव एन आइडिया टू द क्लास टीचर कि ओके दिस किड कैन स्कोर दिस मच. यही यहाँ पर है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन असेसिंग डेवलपमेंट्स इन फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, गिवन अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट, इट मे बी पॉसिबल टू फोरकास्ट द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी शोन इन द पास्ट. एन एनालिसिस दस हेल्प्स इन फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द बजट्स. इंटरफर्म कंपैरिजन. सपोज मैकडोनल्ड्स को कंपेयर करना है से बर्गर किंग के साथ, तो आप एनालाइज कर सकते हो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मतलब दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो इट हेल्प्स एन एंटरप्राइज इन असेसिंग इट्स ओन परफॉर्मेंस एज वेल एज दैट ऑफ अदर्स इफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आर टू बी कंसीडर्ड. दोनों का मतलब समझ लीजिए, मर्जर होता है मिल के काम करना, हीरो होंडा. एक्वायर करने का मतलब होता है एक पर्टिकुलर फर्म ने दूसरी फर्म को खरीद लिया हो. तो दोनों ही केस में आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस.
Parties interested, तो पहला है management. Well, financial analysis helps the management to ascertain overall as well as segment-wise efficiency of the business. Besides, it helps them in decision making, controlling and self-evaluation. भाई मैनेजमेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है ना, उसको डिसीजंस लेनी होती हैं बहुत सारी. Employees and trade unions. Employees are interested in better compensation, bonus, better working conditions, security of their jobs. So they are always interested in profitability, operating sustainability and financial strength of the business. Trade unions are also interested in financial analysis because the degree of profitability helps them in negotiating and entering into revised wage agreement with the employers. Shareholders. Owners or shareholders invest their savings in the enterprise, therefore they are interested in profitability and safety of their investment, and it is done by the analysis of financial statement. Suppliers or creditors. Well, they are interested to know the short-term solvency, अभी पीछे भी हमने पढ़ा, that is ability to meet its short-term liabilities. Short-term solvency of a firm can be determined with the help of financial statement analysis. On the basis of this analysis, they decide whether they should allow credit or not. Potential investor. Well, they are interested to know the present profitability, that is earning and financial position, as well as future prospects to determine whether they should invest or not. Bankers and lenders. Bankers and lenders grant loans to an enterprise, thus they are interested in long-term and short-term solvency, that is ability to pay interest on loan and debts and its repayment. Tax authorities. Well, tax authorities are interested in ensuring proper assessment of tax liability of the enterprise as per the laws in force from time to time. तो obviously उन्हें तो accounts देखना ही पड़ेगा. कस्टमर्स. अब कुछ बच्चे कहते हैं कस्टमर्स का क्या इंटरेस्ट है, उनको क्या मतलब कि बिजनेस क्या प्रॉफिट कमा रहा है या उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या दिखा रही हैं. देखते, कस्टमर्स हैव एन इंटरेस्ट इन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटिन्यूस ऑफ द एंटरप्राइज. भाई अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, आजकल के सिनेरियो में लोग फोर्ड की गाड़ी लेने से घबरा रहे हैं. फोर्ड की गाड़ी लेने से घबरा रहे हैं जी. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनको थोड़ा सा उनका प्रॉफिट कम होते जा रहा है, लॉस की तरफ जा रहे हैं वो. तो लोगों को डर है कंपनी छोड़ के ना भाग जाए, जैसा जनरल मोटर के साथ हुआ था, जिसकी गाड़ी आती थी क्रूज़ और ये सब शेवरले जिसको बोलते, वो भाग गए थे. एक जानकार ने 16 लाख की गाड़ी खरीदी, जिस दिन गाड़ी खरीदी अगले हफ्ते कंपनी भाग. मैं औरों की क्या कहानी बता रहा हूँ. मैंने हार्ले डेविडसन खरीदी, आयरन 883 भाई सब खरीदी, 2 महीने बाद कंपनी बंद हो गई. मतलब मैं उनके लिए कोई बैड लक नहीं लाया, शुरू से लॉस में जा रहे थे वो. पर डोंट यू थिंक मेरे को देख लेना चाहिए था यार ये लॉस में जा रहे हैं, कहीं बंद करके ना भाग जाए. So customers have an interest in information about the continuance of an enterprise, especially when they have a long-term involvement with or are dependent on the enterprise. अब सब कुछ अच्छा देख लिया हमने, बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की. एक तो ये हिस्टोरिकल एनालिसिस है. आप जब किसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, उसमें वो आइटम दिखाई जाती है जो हो चुकी हैं. So it analyzes what has happened till date. It does not reflect the future. Persons like shareholder investor are more interested in knowing the likely position. Qualitative aspect ignored. देखिए मनी की टर्म्स में ही सिर्फ बात होती है अकाउंट्स में. तो since the financial statement are confined to monetary matters alone, the qualitative aspects like quality of management, quality of staff, public relation are ignored while carrying out the analysis of financial statement. तो ये चीज़ें भी तो ज़रूरी हैं, मगर ये मनी टर्म्स में नहीं आ सकती, इसलिए अकाउंट्स में शो नहीं होती. Not free from bias. In many situations, the accountant has to make a choice out of alternatives available, like choice in the method of depreciation, straight line, written down value, जो 11th में करते थे. Since the subjectivity is inherent in personal judgment, तो financial statement हो सकता है वो biased हो जाए. मतलब हो सकता है एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बेस्ट हो, लेकिन उस अकाउंटेंट को लग रहा हो नहीं जी एसएलएम बढ़िया है, तो उसका बायस हो सकता है उसमें और वो एसएलएम यूज़ कर दे, या उसको लगता हो आसान है सॉल्व करना. Ignores price level changes. Well, price level changes and purchasing power of money is inversely related. Obviously, price बढ़ेगा आपकी purchasing power गिरेगी. Economics concept है. So price level changes, but financial statement do not consider the effect of price level changes. For example, एक छोटी बात करते हैं. आपने दिखाया कि आपके पास कैश 1 लाख रुपए है पिछले साल और इस साल हो गया 1,50,000. आप बड़े खुश कि देखो कैश तो बढ़ गया, 1 लाख से 1.5 लाख हो गया. सपोज पिछले साल जनरल प्राइस लेवल 1 रुपये था, मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स डाल रहा हूँ उसमें, तो आपके 1 लाख रुपए की जो पावर थी, परचेजिंग पावर थी, वो 1 लाख ही थी. अब सपोज इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गई, सिर्फ एग्जांपल को सिंपल करने के लिए बोल रहा हूँ, 2 रुपये हो गया जनरल प्राइस लेवल. अब 1.5 लाख रुपए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम परचेजिंग पावर बोलते हैं, वो तो सिर्फ 75,000 रह गई.
तो वो इग्नोर हो जाता है, जबकि हम खुश हो रहे थे, ओहो 1 लाख 1.5 लाख हो गए, लेकिन एक्चुअल सेंस में परचेसिंग पावर तो गिर गई। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स टू पेंट अ बेटर पिक्चर देन व्हाट इट एक्चुअली इज. So it refers to the presentation of better financial position than what it actually is by manipulating the books of accounts. In this case, financial analysis may give false information to the users. झूठे अकाउंट बनाना. Variation in accounting practices. For inter-firm comparison, it is necessary that accounting practices followed by the firms do not vary significantly, as there may be variations in accounting practices followed by different firms. A meaningful comparison of their financial statement is not possible. अब अलग अलग अगर फर्म्स यूज़ करेंगे अपने तरीके, तो ऑब्वियसली फिर जो उनका यूज़ है, आपस में कंपैरिजन है जो है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. टूल्स और टेक्निक्स. देखिए बेटा, ये बेसिकली आपको समझ आएंगे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में. ये अभी जो हम कर रहे हैं वो चैप्टर 2 है, तो ये मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन इसका असल मज़ा आप जब चैप्टर 3 मेरे साथ कर लेंगे, 4, 5 के वीडियोस अच्छे से देख लेंगे, क्लास अटेंड कर लेंगे, फिर आपको ये ऐसा लगेगा इट्स लाइक पीस ऑफ केक. अभी ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं. इन और जिन्होंने कर रखे हैं 3rd, 4th, 5th, ऑब्वियसली उनको समझ आ ही जाएगा. कंपेरेटिव. In this, amounts of 2 or more years are placed side by side along with change in amount in absolute and percentage term. Both statement of P&L and balance sheet is prepared. इसको बोलते हैं horizontal analysis. Common size. Here individual items of financial statement of 2 or more years are placed side by side and therefore converted into percentages taking a common base. इसको vertical कहते हैं. Ratio analysis. Ratio is an arithmetical expression of relationship between two related or interdependent components of financial statement of an accounting period. Ratio analysis helps in assessing the profitability, solvency, liquidity and efficiency. Cash flow. Cash flow statement is a statement showing flow of cash and cash equivalent during the accounting period, classified under operating, investing and financing activities. It shows the sources from which cash is received and the purposes for which it is used. Chapter number 5 जिसने किया उसे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसने नहीं किया करने के बाद समझ आएगा. Chapter number 4 ratio analysis. Chapter number 3 comparative and common size. I hope chapter 2 apart from this 6th topic बाकी अच्छे से आपका हो गया है. ये बेसिकली जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी को हमने यहाँ पर थ्योरी में लिख दिया है. दैट इज़ चैप्टर 3, 4 एंड 5.